अभी हर्षित उन सभी शब्दों के अंदर थोड़ी नौटंकी भी मिला रखा था और कतई रोते हुए स्वर के अंदर बोले जा रहा था। वह अपने सारे दुख को ऐसे दिखा रहा था जैसे कि अभी तक भी वो कभी तक रोया नहीं था और आज इस तरह से रो पड़ा था अपने सभी दोस्तों को ऐसी हालत के अंदर देखने के बाद में। वहीं दूसरी तरफ हर्षित की उन सभी बातों को सुनने के बाद में तुम बकवास कर रहे हो, ये सरासर एक कोरी बकवास है। तुम फालतू के शब्द कहना बंद करो, क्योंकि उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में तो पवेलियन मास्टर रियांश और किंग भद्र थे, वो दोनों के दोनों अब पूरी तरह से ज्वालामुखी की तरफ फट चुके थे। क्योंकि वास्तव में उन दोनों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उनके पास में जो एकमात्र चशमदीद गवाह था वह इस तरह से अपनी बाजी पलट लेगा और इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट समय के अंदर उनको एक लात मारकर दूर कर देगा और धोखा देकर भाग जाएगा। उसके बाद हम पवेलियन मास्टर रियांश उससे आगे कहते हैं, तुम इस तरह से यहाँ पर हरामी पंती क्यों कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर आकर हम सभी को बताया था कि किस तरह से आपको पॉइजन होल के अंदर मारा जाना था और आप वहाँ से बचकर भाग आए थे। और यहाँ पर आने के बाद में आपने मोहन के बारे में सब कुछ हमें बता दिया था। उसी के बाद में तो राजा भद्र थे जिन्होंने सैनिकों को वहाँ पर भेजा था ताकि वह तुम्हारा वहाँ पर बदला ले सके। लेकिन फिर भी तुम अचानक से कैसे यहाँ पर पलट सकते हो? अरे बेशर्म इंसान, थोड़ी बहुत लाज तो रख ले। अरे तू एक जहर मास्टर है, लेकिन फिर भी देखो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि हमने तुम्हें धमकाया है। अरे भाई, हमने तुम्हें कब धमका दिया? तुम ही तो थे, तुम ही तो उन सभी को मार देना चाहते थे। तो फिर हम कैसे तुम्हें उन सभी साथियों का उपयोग कर कर तुम्हें धमका सकते हैं? अपना मुंह बंद करो। वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी बकवास सुनने के बाद में आदर्श का दिमाग सरक चुका था। अब वह उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में इस स्तर तक पहुंच चुका था कि वह कभी भी पागल हो जाए। उसको वापस से चुप करने के बाद में फिर से हेड आदर्श ने अपनी निगाहें जहर मास्टर हर्षित को घुमा ली। तुम बोलना जारी रखो, इसके बारे में भूल जाओ, ये तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में हर्षित ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ, अगर आपको मेरी बात के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं हो और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा भी शक होना, तो आप सीधा जाकर राजा भद्र के उस अंडरग्राउंड जेल का एक बार मुआयना कर सकते हैं। अगर आपको वो सभी बातें खराब लगती है और वहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलता है, तो उसके बाद में आप मेरे को जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। यहाँ तक कि अगर आप मेरे को मारना भी चाहेंगे तो भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हर्षित अपने स्थान से 2 कदम पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों के अंदर अभी तक भी दृढ़ संकल्प था। ये ऐसा था मानो कि वह अभी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो, लेकिन न्याय के लिए अभी भी संकल्प कर रखा था। लेकिन हर्षित यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पहले ही नितिन का जो जहर था उसकी बॉडी के अंदर ही घूम रहा था जैसे कि वह कोई पार्क हो। इसी वजह से उसको पता था कि यहाँ पर उसको कैसे मुंह खोलना चाहिए और कैसे नहीं। और इसके अलावा उसको पता था कि रेयांश और राजा भद्र की साइड लेना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, चाहे से वो उनकी कोई भी भीड़ बोल ले। लेकिन वह जो नितिन की चालबाजी थे वो उसके खिलाफ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो ये जाहिर था कि फालतू में क्यों इन डूबती नाव के ऊपर चढ़े, उसको तो अब मोटर बोट के ऊपर चढ़ के भाग जाना चाहिए और इससे अच्छा मौका उसके लिए वापस लौटने का क्या ही होगा। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? हर्षित की वह सभी बातें सुनने के बाद में और पोल पट्टे खुल जाने के बाद में अब वह उन दोनों का चेहरा ऐसे हो गया था कि किसी भी पल उनके बालों के अंदर आग लग जाए उनके गुस्से के कारण। क्योंकि वास्तव में अगर हर्षित ने यहाँ पर उन दोनों का साथ देना चुना होता तो वह इस मामले से बाहर निकल सकते थे। लेकिन इस समय हर्षित तो अभी उनके जो ताबूत था उसके ऊपर उसके ढक्कन को सील करने वाली एक कील बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिमर और हासना वह अभी एक दूसरी तरफ देखे जा रहे थे। मोहन का भी अभी ऐसा ही कुछ हाल था। वहाँ पर उस बाजी को पूरी तरह से पलटते हुए देखकर वो दोनों तो ये सोच रहे थे कि वास्तव में ये तो अच्छा हुआ हासना तूने उससे ज्यादा पंगा नहीं लिया, वरना तेरी तो यहाँ पर पता नहीं कैसी हालत हो जाती। ये नितिन तो वास्तव में एक खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि वो तीनों के तीनों ही जानते थे कि जो पॉइजन होल के प्रमुख थे उनके और नितिन के बीच में कोई ज्यादा बड़ी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ही समय का आदान प्रदान था। लेकिन फिर भी नितिन का दिमाग इस तरह से एक खतरनाक मास्टरमाइंड की तरह चल रहा था कि उनके मुंह से सभी शब्द ऐसे निकल रहे थे जैसे कि उन्होंने पहले से ही स्क्रिप्ट बनाकर तैयार रखी हुई हो। क्योंकि इस समय चाहे से नितिन कोई से वर्ड क्यों ना बोले, लेकिन उसके बाद में भी जो उसकी सारी सिचुएशन थी वो पूरी तरह से ही पलट चुकी थी। भले ही नितिन ने औपचारिक रूप से नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी और 6 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में एक 7 स्टार मास्टर टीचर को इतना बुरी तरह से अपमानित कर दिया था कि वह किसी भी पल खुद ही मर सकता था। लेकिन फिर भी एक ही समय के अंदर उसकी पूरी कहानी पलट दी गई थी, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटर भी नितिन ही हो और उसको डायरेक्ट करने वाला भी। जैसे कि बाइक पे 2
जैसे कि बाइक चलाता हुआ एक सवार जा रहा है और पीछे से दो ने गाली दे दी, लेकिन वहीं दूसरा तरफ एक चालाक इंसान उसकी गाली का असर दूसरे के ऊपर डालकर वो बाहर निकल सकता था। और अब वह दोनों ये समझ चुके थे कि ये दोनों अब कभी भी अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर से इस दाग को तो कभी साफ ही नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर हेड आदर्श ने भी निर्णय दे दिया, ठीक है, तुम जल्दी से जाकर वहाँ पर नीचे देख कर आओ कि उस जेल के अंदर क्या चल रहा है। क्या वास्तव में कोई वहाँ पर जहर के मास्टर्स छुपे हुए हैं या उनको बंदी बनाकर रखा हुआ है। हेड आदर्श ने मास्टर टीचर्स को आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर कॉम्बैट मास्टर जगदीश ने भी वहाँ पर खड़े हुए कॉम्बैट मास्टर्स को आदेश दे दिया था। अब वह दोनों के दोनों मंडल वहाँ से निकल चुके थे। हेड आदर्श पहले से ही मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से बहुत सारे मास्टर टीचर्स को अपने साथ में लेकर आया था, क्योंकि जब हेड आदर्श को वहाँ पर कम्युनिकेशन टोकन के ऊपर वह नितिन का निर्देश मिला था और उसका वह मैसेज मिलते ही आदर्श ने तुरंत से जितने भी वहाँ पर मास्टर टीचर्स बैठे हुए थे उनको अपने साथ में लाने की सहमति उठाई। वह यहाँ पर इस मामले को बिल्कुल भी हल्के के अंदर नहीं ले सकता था, क्योंकि इस वक्त अभी नितिन की जान दांव पर लगी हुई थी। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स और मास्टर टीचर्स दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद में वो फिर से लौट आते हैं। एक मास्टर टीचर आगे बढ़ता है और वो अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए बो डाउन कर लेता है और वो आदर्श से कहता है, हाँ, होल मास्टर आदर्श और होल मास्टर जगदीश, अभी वहाँ पर कुछ जहर मास्टर्स को बंदी बनाकर रखा गया है और उनमें से बहुत सारे तो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल भी हैं। उन बातों को बताते हुए वो मास्टर टीचर भी थोड़ा बहुत निराश था, क्योंकि उन्होंने उनकी हालत देख ली थी कि किस तरह से उनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। वहीं उनकी वह बात सुनने के बाद में जगदीश और आदर्श दोनों का चेहरा पूरी तरह से भयानक हो गया था। वह ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई खतरनाक डेमंस हो। अब वह पवेलियन मास्टर रेयांश और राजा भद्र की तरह ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी उनके टुकड़े टुकड़े कर उनका टंगड़ी लवा बनाकर खा जाएंगे। तुम दोनों ने यहाँ पर प्रिंसिपल नितिन को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कैसे कर दी? वास्तव में तुमने यहाँ पर जहर मास्टर्स को इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करने की हिम्मत की? पवेलियन मास्टर रेयांश, मैं वास्तव में आपसे वादा करता हूँ कि ये जो मामला है ना, इसको मैं पवेलियन मास्टर टीचर पवेलियन तक लेकर जाऊंगा और मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि इस समय जो उन्होंने उन सभी मास्टर टीचर्स के मुंह से सुना था, उन सभी का स्पष्टीकरण सुनने के बाद में तो अब उन्हें उन दोनों के मुंह से कोई भी शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं थी। और इससे अलग जो हेड आदर्श थे वह अपनी कल्टीवेशन को इस लेवल तक बढ़ा चुके थे कि वह अब पवेलियन के अंदर एक अलग ही स्तर तक पहुंच चुके थे। वहां पर उनका प्रमोशन हो चुका था। इसी वजह से पवेलियन मास्टर रेयांश की तो उनके सामने कोई औकात नहीं थी। वहीं हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में अब वाइस पवेलियन मास्टर रेयांश का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था और कतई गुस्से के साथ में वह नितिन की तरफ घृणा से देख रहा था। लेकिन वह इस बिंदु के ऊपर जान चुका था कि अभी उसका गुस्सा करना यहाँ पर कोई भी काम नहीं आने वाला था, क्योंकि इस स्थिति को अब कोई सा भी शब्द नहीं बदल सकता था। वास्तव में उस रेयांश ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन वहाँ पर पूरा पासा पहले ही पलट चुका था, क्योंकि जब नितिन ने वहाँ पर उन सभी सैनिकों को पूरी तरह चकमा दे गया था तो उसी जगह पर उसने उस पूरे खेल को ही बदल दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब वह हेड आदर्श से कहता है, मुझे उम्मीद है कि मेरी मदद यहाँ पर पवेलियन मास्टर चंद्रन जरूर करेंगे। इसी वजह से मैं इस मामले से निपटने का जिम्मा उन्हें देता हूँ और वह मेरी तरह से पक्ष जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने निष्कर्ष निकाला है वही परिणाम बाद में निकलने वाला है। लेकिन मैं अभी भी इसके ऊपर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूँ। इसी वजह से मैं इसको पवेलियन के अंदर ले जाना चाहता हूँ और मुख्यालय के अंदर जाकर मैं इसकी रिपोर्ट को दर्ज कराना चाहता हूँ। रेयांश इस जगह पे ऐसा सोच रहा था कि शायद उसके पास में एक मौका होगा इस मामले से बाहर निकलकर अपने ऊपर के सभी दागों को मिटाने का, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर ये बता सकता था कि जो हेड आदर्श और होल मास्टर जगदीश थे उन दोनों के संबंध नितिन के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और इसके साथ में वो वहाँ पर जाकर अपनी तरफ कुछ मास्टर टीचर्स को कर सकता था और उनके अंदर संदेह को भी पैदा कर सकता था, क्योंकि रेयांश इस समय ये जानता था कि उसके ऊपर पहले से ही एक बदनामी का दाग लग चुका था और उसने एक मास्टर टीचर को बदनाम करने की कोशिश भी की थी और उसके साथ में वो जानता था कि उसका मास्टर टीचर का लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा और इस दर पर आते आते केवल अब पवेलियन मास्टर चंद्रन का ही सामना साथ ले सकता था। वहीं उस रेयांश की वैसी बात सुनने के बाद में आदर्श हंसने लगता है। क्या आप अभी भी इस बात के ऊपर जांच कराना चाहते हैं, वो भी पवेलियन मास्टर चंद्रन के साथ में? तो ठीक है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे वो बातें यहाँ पर छेड़नी चाहिए। मुझे लगा था कि आप फालतू में यहाँ पर और ज्यादा अपमानित होंगे, लेकिन अब आप यहाँ पर मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका डाइट स्टूडेंट था
उसने 2 साल पहले मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर पुराने प्रिंसिपल शेखर के साथ में बहुत ही बड़ा धोखा किया था। जब वह सभी प्राचीन डोमेन के अंदर गए थे तो उस समय जो तुम्हारा डाइट स्टूडेंट था उसने हमारे अंदर से कुछ सीक्रेट्स को रिवील कर दिया था और उन्होंने सभी राक्षसों को इसके बारे में बता दिया था और प्राचीन डोमेन के बारे में भी राक्षसों को इसके बाद में तो पता चला था, जिसके बाद में हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी आपदा आ सकती थी।